सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त, आप बताएं क्या खबरें हैं? सर ख़बरें इस वक्त जो हैं, एक तो थोड़ी सी बारिशों की प्रेडिक्शंस हैं जो पंजाब के ऊपर एक हब सिस्टम जो हवर कर रहा है, और एनडीएमए की तरफ से मुझे इनफैक्ट कल बड़ी खुशी इस लिहाज से हुई कि एनडीएमए ने एसएमएस किया पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहायशियों को कि जी 23 तारीख से ले कर 25 तारीख तक जो है मामलात जो है वो बड़े बारिशी होंगे, और आप ज़रा उसके मुताबिक अपनी एहतियात करें, क्योंकि जो आपके डैम्स हैं उनके वाटर लेवल्स बढ़ने लगे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है जो मामलात फ्लडिंग का है वो आ सकता है पंजाब के कुछ इलाकों में। और आज के दिन अलबत्ता बारिश जो थी वो रिलेटिवली कम थी। कल और परसों के रोज़ सुना है बारिश काफ़ी है, तो तमाम हमारी जो ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कल का दिन परसों का दिन जो अपना उसके अंदर प्लानिंग करें। और हमने देखा है कि जैसे हमने बारिशों के ऊपर कराची के हवाले से और केपी के हवाले से ख़ास तौर पर जब गुफ्तगू की थी पास्ट 2 वीक्स, तो हमने ये कहा था कि ये जो मामलात हैं ये बड़ी जल्दी क्रिएट होते हैं, और क्योंकि क्लाउड बर्स्ट और बाकी चीज़ों का सिलसिला जो है वो हो जाता होता है, और ये एक नया एक रियलिटी है जिसके अंदर हम हैं। तो अपने आप का आप तहफ़्फ़ुज़ जो है आपने एक हद तक ख़ुद भी करना है, और हुकूमत भी ये जो मैसेजेस हैं और जो वार्निंग्स हैं इनको संजीदगी से लें, इनको ईजी ना लें बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, मैं अमूमन जब इस तरह से होता है ना कि आप किसी को कहते हैं स्टे सेफ़, या आप किसी को कहते हैं कि हैव अ सेफ ट्रिप, या इस तरह की जब बात करते हैं, मुझे ये पहले बहुत रस्मी बातें लगती थी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आपने किसी को ये कह दिया तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ तो जो होनी है वो हो जानी है। लेकिन अब मैं भी ये कहता हूँ, और उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली एक रिमाइंडर होता है, और ये रिमाइंडर ये होता है कि आपने सबसे पहले अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, फिर किसी और की तरफ देखना है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये जिस तरह आप जब जहाज़ में सफ़र करते हैं तो वो आपको एयर होस्टेस भी ये बताती है कि सबसे पहले आपने अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर किसी और की हेल्प करनी है। बुनियादी बात यह है कि अब क्योंकि दौर वो आ गया है कि हमें इस तरह की चीज़ों से निपटना पड़ेगा सालाना तौर पे, तो कोई एक ड्रिल ऐसी होनी चाहिए जो सबके जहन में हो कि अच्छा, अगर खुदा न खास्ता जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पानी आ जाता है तो मैंने अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, मैंने फिर उसके बाद अपने अहले ख़ाना को कैसे देखना है। और मेरे ख़्याल में सबकी, क्योंकि जो मारूज़ी हालात हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हम जो है वो बिल्कुल शहर में रहते हैं, कोई जो हैं वो थोड़े से रूरल इलाके में रहते हैं, कोई बिल्कुल डैम के करीब रहते हैं, कोई सुतलज के साथ किसी का फार्म है, सबके जो मारूज़ी हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से आपने ये कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम एनडीएमए का, इसी तरह एनडीएमए पीडीएमएस वगैरह जो हैं, इन सारों को एक और चीज़ ये करवानी चाहिए कि अब अगर फिज़िकली मुमकिन नहीं भी है सबके पास जा के, तो आप टेलीविज़न के ऊपर ऑनलाइन आप कुछ ड्रिल्स, कुछ इस किस्म की चीज़ें कि जी अगर खुदा न खास्ता आप पानी आते देखें, किस मकाम को महफूज समझें, कितनी देर पहले आप वहाँ का सफ़र शुरू करें, अपने साथ क्या कुछ ले जाना ज़रूरी समझें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो गाइडलाइंस होनी चाहिए और हम सबके पास होनी चाहिए। सबके पास होनी चाहिए। और देखिए, मैं खुद अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरा खुद जाने का कोई प्रोग्राम जब बन रहा था अभी, तो उसी के बीच में मुझे एक वीडियो मिली फेसबुक पे, किसी ने मुझे सेंड की कि देखिए जी नथिया गली में क्या हो रहा है, और मैंने उसको देखा और मैंने कहा यार ये ठीक नहीं लग रही। कमेंट्स में पढ़ा तो फिर एक आपका ऑप्शन जो होती है कि जी जिस जगह का नाम लिया जा रहा है ना, आप उधर फ़ोन कर लें और पूछ लें। पूछना बड़ा बहुत अच्छी चीज़ होती है, और हमने ये जो आर्ट ऑफ द फ़ोन कॉल है इसको क्योंकि हम मिस कर गए हैं आजकल की सोसाइटी में। हमें होता है कि जी जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे चीज़ें आ रही हैं वही सबसे मकबूल हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जिस इलाके की जिस होटल की बात हो रही थी वहाँ फ़ोन किया, और वो कहते हैं जी बिल्कुल यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बह गई हैं, हम बच गए हैं, लेकिन यहाँ के रहायशी जो थे यहाँ पे उनको हमने यहाँ से कहा आप जाएँ, और अब उनको रीइंबर्स भी करेंगे जो रह रहे थे यहाँ पे। और उससे मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि ये एक फ़ोन कॉल जो थी, इसकी बेसिस पे मैंने अपना बड़ा टाइम बचा लिया कि मैं नहीं गया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि 1 और 2% रिस्क जो है ना, वो अगर होना इस चीज़ में कि जी 1 से 2% सिर्फ रिस्क है कि आप फुटबॉल खेलते हुए आपको बॉल लग जाएगी,
वो बड़ा कम रिस्क है। 1 से 2% रिस्क हो कि जी आपकी गाड़ी जो है वो बह जाएगी पहाड़ों में, या आप जो है सैलाबी रैले में फंस जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, 1 to 2% इज़ टू मच। तो रिस्क जो है ना 1-2% भी सब्जेक्टिव एक मैटर होता है कि 1-2% किस चीज़ का रिस्क है, तो उसके हिसाब से शख्स अपने आप को सेस कर ले। और इस किस्म के मौसमी हालात में आपको इस चीज़ की आदत अब डालनी पड़ेगी। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क की और हमारे एडजेसेंट ममालिक की भी। हिंदुस्तान की बात कर लें, अब वहाँ पे भी ये मामला पेश हैं, सैलाब भी हैं कुछ जगहों पे, लेकिन आप इस चीज़ को कोई अपने आप को एक तो आइसोलेट नहीं कर सकते, और दूसरा अपनी आदतों के अंदर आप एक फ़र्क जो है पैदा कर सकते हैं कि जी हर चीज़ 10 दफ़ा चेक करके की जाए। हाँ, वो उस किस्म के दलेर लोग होते हैं जी मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं तो कर लूँगा जो करना है, वो भी रिस्की है। बट ख़ास तौर पे आपके साथ आपके ख़ानदान के लोग, अहले खाना मौजूद हों, फिर आपको बहुत ज़्यादा ना शेर का बच्चा बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। फिर मुझे ना अक्सर लोगों ने ये भी पूछा, जब मैंने कहा कि जी आप मानसून में अब बाहर सफ़र मत किया करें, टूरिज़म मत किया करें, तो लोगों ने कहा जी कि यही तो टाइम होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, अगर हम इसमें ना करें तो फिर कब करें। अच्छा, अब जो है ना आपके पास एक बड़ी अच्छी विंडो है स्मॉग सीज़न की। ये मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम इलाकों की जहाँ पे स्मॉग होती है। अच्छा देखिए, जो एक शख्स कमाने वाला है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी तो कोई छुट्टी नहीं होती, उसको तो गर्मियों सर्दियों की उसको तो छुट्टी लेनी पड़ती है। छुट्टियां तो होती हैं बच्चों की, तो अब बच्चों को स्मॉग में भी छुट्टी होती है। सो अगर आपने साल में एक दफ़ा छुट्टी मनानी है तो आप उस पीरियड में जाएं। एक तो उसमें लैंडस्लाइड्स का, सैलाब का ख़तरा नहीं होता, दूसरा आपके बच्चे पुरफिज़ा मकाम पे होंगे, बेहतर सांस लेंगे। उसमें लाहौर जैसे शहर में रहना अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादती है, तो आप जितना वो वाला पीरियड इस शहर से बाहर गुजार लें वो बेहतर है, बजाय कि आप मानसून में सफ़र करें। और इसकी सर एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही एक नीश मार्केट की और एक बड़ी एक मखसूस किस्म के तबके की एक आर्ग्यूमेंट है कि जी हम तो लंबी छुट्टी पे जाते हैं। हम जब दुनिया मुल्क से बाहर सफ़र करते हैं तो वो यूरोप हो, वो US हो, वो साउथ एशिया हो, हम तो महीने के लिए जाते हैं। ये बड़ा एक मखसूस तबका है कि जो महीना अफोर्ड करते हैं जाने के लिए। अमूमन तो लोगों की छुट्टी 8-10 दिन की होती है, 12 दिन की हो जाएगी, 2 हफ्ते हद हो जाएगी। तो 2 हफ्ते तो आपको स्मॉग में खींच तान के 2 वीकेंड जोड़ के 2-4 छुट्टियां करा के मिल ही जाएंगी। तो उस 2 हफ्ते आप निकाल लें। जो पूरा महीने वाले हैं उनको महीने में जाने दें। जी उन्होंने तो अगर यूरोप जाना है तो यूरोप तो ठीक ही होगा। हाँ ठीक। अच्छा सर, चले अब आगे चलते हैं। आपको पता है सर, हम एक ऐसी कैफियत में हमेशा सड़क पे जब होते हैं मुब्तला होते हैं कि कुछ लोग म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, कुछ लोग आजकल मैंने देखा भी है और सुना भी है कि वीलॉग्स देख रहे होते हैं ऑन द रोड, और उनके पास बड़ी एंटरटेनमेंट है गाड़ियों के अंदर। एक ज़माने में ये सहूलत किसी के पास नहीं होती थी। कैसेट प्लेयर, CD प्लेयर से वॉल्व करते करते अब हम कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो पे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक चीज़ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो चीज़ ऐसी होती है कि जब VIP रूट लग जाए और तो आप कई घंटे, कुछ मिनट, कोई भी एक टाइम फ्रेम नहीं होता उसमें। VIP मूवमेंट जो होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। और अगेन हम VIP मूवमेंट्स के उस तरह से ख़िलाफ़ नहीं है। अगर तो बहुत ही एक VIP मूवमेंट हो तो उसके अंदर एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो उधर जिधर वो हैं उसकी हुकूमत और रियासत का एक बुनियादी एक फ़राइज़ में है चीज़ शामिल है। अलबत्ता जो VVIP मूवमेंट होती है वो फिर होती है आपके बिल्कुल आला दर्जात के जो सियासतदान हो जाएं या आपके लीडर्स हो जाएं या अफवाज के लोग हो जाएं, उनको एक VVIP ट्रीटमेंट दी जाती है। और वो वाकई में सिक्योरिटी के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है और हर शहरी को उस चीज़ की समझ रखनी चाहिए। VIP मूवमेंट तो एक नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन, नॉट दैट दे आर नॉर्मल, बट एक पार्लियामेंटेरियन भी लगवा सकता है अपनी आने जाने में अगर उसके इतने ताल्लुकात हो। लेकिन VVIP मूवमेंट जो है वो एक रियासत का एक मौक़िफ़ होता है कि इस शख्स को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। और VVIP मूवमेंट क्यों होती है उन लोगों की? क्योंकि उन लोगों ने वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो नहीं है ना वो सिर्फ एक शहर के अंदर महदूद हैं जो उनका अपना शहर हो। वो तो अमूमन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा होता है, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा होता है, कराची में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसके अंदर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो ख़राब हो सकता है, और ख़ास तौर पर अगर रश आवर पे उनको मूव करना हो तो फिर तो बड़े मामला ख़राब होते हैं। ऐसी ही एक चीज़ पेश आई जब एक VVIP मूवमेंट इस्लामाबाद में हो रही थी, किसी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जा रही थी, और वहाँ पे जो एक SSP हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के, वो उसको लीड कर रहे थे, वो चार्ज उनके पास था, और उसको वो
मैनेज कर रहे थे, लेकिन उनसे मैनेज सही तरह हो नहीं पाया। उन्होंने उस रूट के अंदर कुछ तब्दीलियां करके, या उस रूट का जो उन्होंने बुनियादी जो प्लान रखा उसमें ट्रैफिक को उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, और उस जो उनका कॉन्क्लेव था वीवीआईपी मूवमेंट का, जो कि काफ़ी लंबा था, उनको आधा एक घंटा जो है इंतज़ार करना पड़ा, और जहाँ उन्होंने पहुँचना था वहाँ वो आधा घंटा ज़ाहिर है फिर लेट पहुँचे। तो इसकी बेसिस पे वो जो एसएसपी साहब हैं उनको अपनी ओहदे से हटा दिया गया। तो ये अगेन बड़े सवालात इस पे हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं इसके ऊपर कि जी ये कुछ ठीक तरीक़ेकार था क्योंकि वो शख्स तो अपना काम कर रहा था, बट इसमें दूसरा एंगल भी है कि एक शख्स जो एक ऐसा ओहदा रखता है जिसमें उन्होंने उनका मेटिकुलसली डे मिनट बाय मिनट प्लान्ड है, उसमें आधे घंटे का भी फ़र्क आ जाए तो उनका सारा स्केड्यूल जो है वो ख़राब फिर हो जाता है। तो अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर ये 18 ग्रेड के अफसर थे, अब इनकी नौकरी जो है वो आइंदा उनको मिलेगी, वो बहाल होगी, वो कहाँ जाएगी, ये भी एक सवाल है। और आखिरी सवाल इसके अंदर है कि ये वीवीआईपी जो मूवमेंट्स है, इसका जो बहुत लोग हल देते हैं वो ये देते हैं कि जी क्यों ना जिन लोगों को इन्होंने मिलने जाना है अगर वीवीआईपी हैं तो वो लोग इनके पास आ जाएं मिलने के लिए। तो उस पर ज़ाहिर है फिर ये कि आपने किसी की जगह ताज़ियत करने जाना है, आपने किसी जगह पे अपना एक क्या कहते हैं हाज़िरी लगवानी है कि जी वो शख्स भी वहाँ मौजूद थे क्योंकि कोई अफसोसनाक वाक़या हो गया। तो वो भी एक चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि उनको जाना पड़ता है, वो ज़ाहिर है उनको दे हैव टू कीप अप विद द पेरेंट्स। सो ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसको हर शहरी जो है वो एक्सपीरियंस कर चुका है। देखिए, एक तो आपने सरकारी अफसर को लेके कभी नहीं घबराना कि उसकी नौकरी का क्या बनेगा, वो हमेशा बहाल हो जाता है, ये 78 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरे शहर हैं ना उनमें ये मसला कम होता है अमूमी तौर पे। मतलब अगर आप लाहौर, कराची वगैरह की बात करें तो जो वीवीआईपी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक तो चीफ मिनिस्टर हो सकता है, दूसरा वहाँ पे अगर कोई पार्टी लीडर रहता है तो वो हो सकता है। इसके अलावा अगर कभी वीवीआईपी लगेगा तो उस शख्स का लगेगा जो इस्लामाबाद से यहाँ आया हुआ, ठीक है, वरना वो लाहौर का नहीं होगा अमूमी तौर पे। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर मतलब पिंडी इस्लामाबाद अगर आप मिला लें तो फिर वो मिल के बहुत सारे लोग बन जाते हैं जिनका वीवीआईपी होता है, उनको मिलता है। अच्छा, वो मुझे तो ये ज़ाहिर है गुमान ही है, मेरे को वहाँ पे मौजूद तो नहीं था, कि जो उनसे ट्रैफिक पुलिस वालों से गलती भी हुई वो शायद इसी बुनियाद पर हुई हो कि उस एक वक्त में एक से ज़्यादा वीवीआईपी रूट लगे हों, जिसकी वजह से इसमें कोई मसला हो गया। सो ये जो मतलब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे अफराद हैं जिनको मिलता है, लेकिन बाकियों को तो चलो एज सच कोई जाके वोट नहीं मांगना होता। सियासतदान में से एक ऐसा शख्स होता है जिसने हर 2, 4, 5 साल बाद जाकर आवाम से वोट मांगना है। अच्छा, उन सियासतदानों के लिए ये बड़ा जो है ना कैच-22 है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो उनको पता है कि जब उनका रूट लगता है तो आवाम जो है वो उनके बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं रखते, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी एक प्रॉब्लम है। मुझे इस पे याद आ गया कि बड़ा मशहूर एक वो किसी कॉलेज के अंदर एक टॉक हुई और तब जो गवर्नर पंजाब थे सलमान तासीर साहब, तो उनसे एक बच्चे ने कहा कि जी ये अभी आप हमारे कॉलेज आए हैं, आपका तो रूट लगा हुआ था, तो हम आपको क्यों जो है इधर एंटरटेन करें। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, वो मुझे पता है रूट कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो फिर ख़बर ये लगेगी कि सूबे का गवर्नर मारा गया, और उससे पूरे पाकिस्तान का जो इमेज होगा इंटरनेशनली वो ये होगा कि जिस मुल्क में सबसे बड़े सूबे का गवर्नर सेफ़ नहीं है तो वहाँ पर लोग टूरिज़म के लिए या कारोबार के लिए क्यों आएँ। सो और इवेंचुअली फिर हमने देखा भी कि सलमान तासीर साहब के जो है वो उनको कत्ल किया गया। तो बुनियादी बात यही है कि मेरे ख़्याल में अगर सियासतदानों को, ज़ाहिर है सबके बिहाफ पे तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर सियासतदानों को ऑप्शन मिले जो कि पावर में ही क्यों नहीं है कि आप रूट आपकी मर्ज़ी है आपने लेना या नहीं लेना, तो वो शायद उनमें से कई ड्रॉप कर दें कि चले हम नहीं लेते। वो उनकी एक किस्म की इलेक्शन स्लोगन बन जाएगा कि देखें जी मैंने तो जब मुझे मिलता था मैं तब भी नहीं लेता था, लेकिन वो सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह से ऐसा कर नहीं पाते। और सर हम इस चीज़ को वो यही मैंने शुरू में कहा कि इस खबर के अंदर जो मुझे सिर्फ मसला हो सकता है वो ये है कि उन अफसर के से अगर वो गलती हो गई है तो गलतियां तो माफ़ी देने के लिए होती हैं कि किसी की माफ़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी गलती ना हो मगर। और इसके अंदर देखें आधा घंटा कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जिसके अंदर किसी की नौकरी जो है उससे उनको ख़त्म कर दीजिए। अलबत्ता ये मैं बात ज़रूर मानता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर
सियासतदान जो हैं दे आर एट रिस्क। यहाँ पे हर 2-3 साल बाद आप देख लें किसी सियासतदान गोली भी लग जाती होती है। एहसन इकबाल साहब हैं उसके अंदर, और बड़े लोग हैं उसके अंदर, और बड़ी तवील हिस्ट्री है कि यहाँ पे सियासतदान और दुनिया भर के अंदर है। ऐसा नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो असैसिनेट हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी जो काफिला होता है ना उसके अंदर फिर ये मामला देखे जाते हैं, हिस्ट्री भी उसके अंदर एग्जामिन की जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इससे आवाम को भी थोड़ी तकलीफ होती है रूट से, इससे ट्रैफिक पुलिस को भी बहुत मसले मसाइल पेश आते हैं, और इसके अंदर इसका कोई इमीडिएट हल नहीं है, इसके साथ इसको बर्दाश्त करना। इसका इमीडिएट हल नहीं है, लेकिन एक तो जाहिर है वही कि इस्लामाबाद वालों से हमारी हमदर्दी है, क्योंकि उनको ये ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल हमदर्दी है, कतई कलामी है। इसको हम आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे अपनी जाने ब्रेक के ऊपर, आपका पॉइंट इसके बाद लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे वीवीआईपी रूट्स को, और आप इस्लामाबाद वालों से इज़हार हमदर्दी कर रहे थे। हाँ जी, हमारी उनसे हमदर्दी इसलिए है क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि दीगर शहर के लोगों को उनसे कम रूट्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बट अदरवाइज़ जिस तरह से हम कह रहे थे ना कि इसका कोई इमीडिएट हल नहीं है, वो तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इसी को सवाल बनाकर हमें चाहिए अपने हुक्मरानों से पूछें कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों ख़राब है, माजी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं। तो जाहिर है ये हुक्मरानों की पॉलिसियां थी ना, जिसके नतीजे में यहाँ पे मतलब ठीक है अमेरिका में भी असैसिनेशन हो चुकी है, हम देखते हैं इंडिया में भी जो ये आला हुक्मरान हैं इनके पास भी पूरा मोटरकेड होता है, इनका भी रूट लगता है, वो मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भी अगर हालात ख़राब हैं, वो मतलब इंडिया के अवाम को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए और अमेरिका के अवाम को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए, हमें भी पूछना चाहिए कि भाई एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा मुआशरा कैसे तरतीब दिया गया कि जिसमें जो हमारे हुक्मरान हैं वही महफूज नहीं है, और अगर वो महफूज नहीं है तो हम अपने आप को कितना महफूज तस्वुर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और देखें इधर इस दुनिया में ऐसे मुल्क भी ममालिक मौजूद हैं जिनमें जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो साइकिल पे सफ़र करते हैं, और वो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं, उनके मिनिस्टर्स इस तरह से फिरते हैं। लेकिन अगेन देयर इज़ अनदर रियलिटी जो कि पाकिस्तान जिसकी एक मिसाल है, और जिन ममालिक आपने नाम दिया उनकी मिसाल है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जब सुने ऐसी खबर कि जी रूट के ऊपर ये हो गया, तो उसको थोड़ा सा आप समझें कि इसकी वजह क्या है, और उस जो वजह है उसका हल जो है असल मकसद है। ये रूट शूट ख़त्म करना जो है मेरे ख्याल में उसका इमीडिएट हल नहीं। बिल्कुल। और इसमें जाहिर है मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा एम्बुलेंस की गुंजाइश ज़रूर रखते हो। बिल्कुल रखते हैं या नहीं वो अलग बात है, जो खबरें मिलती रहती हैं, बट रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर आगे चलते हैं। सर एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से सर एक फटा डाल लिया सर। 87 मिलियन रुपयों का एक फ्रॉड कह लें उसको एक इरेगुलरिटी कह लें, एक ऑडिट में एक मसला जो है वो हॉकी फेडरेशन की तरफ उसकी निशानदेही हुई है। 87 मिलियन रफली मींस 8 करोड़ 70 लाख रुपए। 8 करोड़ 70 लाख ठीक ठाक रकम होती है, और हॉकी फेडरेशन जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ये जो पैसे आपने खर्चे हैं अपने एक्सपेंसेस के अंदर, ये नॉन एडमिसिबल है, कि इन पैसों की हम तस्दीक नहीं कर सकते अपने रिकॉर्ड के अंदर कि आपने ये पैसे जो खर्चे हुए हैं, और जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्लेम है इसके अंदर वो है TADA, ट्रैवल अलाउंस एंड डेली अलाउंस कहते हैं इसको, शायद ट्रैवल अलाउंस एंड डाइनिंग अलाउंस कहते हैं इसको, ये कई जगह पर डेली कह सकते हैं। टॉप जो फेडरेशन ऑफिशियल्स हैं उनकी हद तक बात हो रही, तो प्लेयर्स की हद तक इसके अंदर बात नहीं हो रही, ये ऑफिशियल्स की हद तक अफसरान जो हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उनके हेड में। तो इसके अंदर सर जो कुछ मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इसके अंदर वो ये है कि ये जो फंड मुख्तस होता है ये आपको दिया जाता है प्लेयर्स, उनकी जो अमला होता है उसके साथ हर चीज़ों के लिए, उसके अंदर मेजरली होता है जी ओलंपिक्स, एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वो उसके अंदर अलाउंसेस मिलते हैं आपको ढेर सारे, और उसके अंदर हर प्लेयर का जो है उसका डेली अलाउंस होता है $40 तक का। अब मसला ये यहाँ पे कि ये सारी जो अमाउंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो TADA की मद में हो, प्लेयर्स की हद तक हो, उन्होंने हर टूर बस किए, तो ये एक खिलाफ वर्जी है। और इसके अंदर लिस्ट के अंदर दीगर और चीज़ें हैं जो आ जाती हैं कि ये अलाउड था, ये नहीं अलाउड था, ये अलाउड थे।
तो मेरे ख्याल में इस 80 में से 87 में से लगभग 30-32 मिलियन है जिसको वो मान गए हैं। सॉरी, इस टोटल फंड में से 80 नहीं माने और 30 जो है वो को मान गए, लेकिन 80 जो का ये 87 का जो फिगर है ये अभी तक जो है सवाली निशान है। जी बिल्कुल। ये ना अगेन पाकिस्तान का अकेले का मसला नहीं है, ये अमेरिका में भी होता है। बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पर ये गिला करते हैं कि जी हम जब रिप्रेजेंट करने जाते हैं अपने मुल्क को ओलंपिक्स में या दीगर ऐसी चैम्पियनशिप्स में, तो हमें तो अपने पर्सनल कोच को भी ले जाने की, जिसके साथ हमने सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग की है, उसको भी ले जाने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि सरकार कहती है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, अपने पैसों पे उसने ट्रैवल करना है तो कर ले, हमारा तो एक फिक्स्ड है जो सरकार का कोच है वो आपके साथ जाएगा और बस आप फिर देख लें, खुद से करना है तो मैनेज कर लें। तो मतलब ये फंड्स वाले सारे इश्यूज़ वहाँ भी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बड़ी सख्ती है और वो उसको जो है कर्टेल कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली रिक्विजिशनें डलती हैं कि जी वो क्लेम डलते हैं कि जी इतना खर्चा हो गया था तो वो रिलीज़ करवा दें। अब ये सारे हैं भी, अगेन ये प्लेयर्स के अपने कुछ ज़ाती कोचेज़ वगैरह या स्टाफ नहीं थे, ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अपना स्टाफ है वो ये क्लेम्स डाल रहा है। सो बुनियादी बात एक और इसमें ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो इतना कमाती नहीं है। अगर वो ज़्यादा कमाऊ पुत होती, जैसे तो पीसीबी है, जैसे पीसीबी है, तो ये आराम से अप्रूव हो जाता कि ठीक है यार 87 मिलियन की इरेगुलरिटी भी कुछ भी नहीं होती। तो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान अभी तक स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं ले रहा। इनको इसमें से जो है ना, इसको ज़रिया मुआश इनको बनाना नहीं आ रहा। मतलब क्रिकेट आप देखें कि पाकिस्तान से कितने ज़्यादा मुल्क थे जिन्होंने अपनी लीग्स शुरू कर दी और पाकिस्तान इसमें कितना लेट हो गया। मतलब पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी PSL इज़ सेकंड मोस्ट वॉच्ड लीग इन द वर्ल्ड। आप देखें कि अगर पाकिस्तान इसमें जल्दी आ जाता तो हम मज़ीद पैसे कमा लेते। हम इसमें भी लेट हुए, हालांकि अगेन क्रिकेट हमें पता है कि पाकिस्तान में चलती है। हम हॉकी की लीग क्यों नहीं बना पा रहे, हम इसमें स्पॉन्सर क्यों नहीं ला पा रहे। हमारी ये सारी पाकिस्तान में, अब वो आज आपके जो लगारी साहब हैं, जो अवैस लगारी, उन्होंने कहा जी कि 2 घंटे की लोड शेडिंग कर अगर आप बर्दाश्त कर लें तो हमारी 50 अरब रुपए की बचत हो जाएगी। तो हम 6 की कर रहे हैं। एक तो हम 6 की कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि मतलब मुझे इसकी ना मैथमेटिक्स ही नहीं समझ आ रही कि वो किस, आप एक तो इतना लोड आपसे हट गया है सोलर की वजह से, अब आप पे वो लोड ही नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी है। आपको तो ये होना चाहिए इस वक्त कि आप कहो जी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लो हमसे इस्तेमाल करो। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग करने दें और उससे बचेगा क्या, 50 अरब। 50 अरब का क्या करेंगे? अगेन हम जब इस किस्म की फिगर सुनते हैं ना 50 अरब, वो ऐसे लगता है कि ओहो जाहिर है मुझे आपको मिल जाए तो कमाल हो जाए 50 अरब। लेकिन अगर आप हुकूमत के लेवल पे देखेंगे तो ये तो 1 महीने की तनख्वाहें भी नहीं हैं। तो आप एक तरफ ये कि आप कहें कि जी हम कंटिन्यूस बिजली देते हैं, हो सकता है बीच में से कोई इंडस्ट्री लग जाए, हो सकता है बीच में से कोई कोडर निकल आए, हो सकता है जी बीच में से कोई और किसी तरह से कोई प्रोडक्टिव काम कर ले, आप 50 अरब बचा रहे हैं। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर स्पोर्ट्स को कमाई का जरिया बनाए ना, अब पैसे बचाने से आप अमीर नहीं होते, पैसे कमाने से अमीर होते हैं। सो जो भी हिंड्रेंसेस हर्डल्स हैं उनको रिमूव करें और अब बैठ के सोचें। अगेन आईफोन बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, हॉकी हो रही है, जैसी भी हो रही है, बस आपने लीगें बनानी है, किसी तरह स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना है और इसको शुरू करवा देना है। तो ये उससे यकीनन बहुत इसमें भी मसले होंगे, लेकिन आईफोन बनाने से आसान काम है। तो आप इस तरफ फोकस करें, इस तरफ सर एक तो फोकस करें, दूसरा इसके अंदर ना सर और भी बड़े मामलात जो है ना वो बड़े संजीदा इस लिहाज से कि यहाँ पे बात एक और हो रही है जिसपे मुझे गुस्सा चढ़ता है। यही करप्शन या मुबैना इरेगुलरिटी प्लेयर्स ने की होती ना, मुझे कोई मसला नहीं था। प्लेयर एथलीट है, प्लेयर ने अगर कहा क्या ही कर लेगा प्लेयर, एक यूनिट है ना, टीम स्पोर्ट है, 11 के 11 जो हैं वो एक तरह करप्शन कर सकते हैं कि वो मैच बेचते हैं अपना जाके। ये तो नहीं हो रहा है, इस पे बात नहीं। वो कह रहे हैं जी कि हमें डेली अलाउंस जो है 40 मिल रहा था, वो 100 देना शुरू कर दिया, हमने लेना शुरू कर दिया। हमारे पास पावर थी, इतनी इख्तियार था कि हमें 100 लेना। $100 क्या होता है? एक शख्स जो बाहर गया है खेलने के लिए $100 पर डे, 10 दिन के लिए गया, क्या $1000 हो गए? कोई मसले वाली बात। उसमें उसने वो खाना पीना शॉपिंग का क्या कर ली,
जिससे उसका अपना पैसे हो तो आपको खुशी होती है। जब एक एथलीट जो है उसके नफ्सियाती जो मामलात हैं वो भी जब पॉजिटिविटी की तरफ होते हैं तो वो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होगा। दुनिया भर में तो इनको इतना स्पॉइल किया जाता है, जो आपके एथलीट्स होते हैं उनकी डाइट जो है उसके अंदर जिस किस्म की खुराक होती है वो दी जाती है। अब मेरे तो नहीं ख्याल यहाँ पे कोई शेफ्स जाते हैं इनके साथ या इनको कोई बड़ी ज़बरदस्त खुराक दी जाती है। दैट बीइंग सेड, हम जिस तरह का मुल्क हैं उसी तरह की हम चीज़ें देश से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट अगर ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजें पुट रहे हैं वहाँ जाके, तो मुझे इस चीज़ से बड़ा गुस्सा चढ़ता है। बहरहाल इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसी टॉपिक को। यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एक एलिगेशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर, जो एक 87 मिलियन रुपीस की एक मुबैना तौर पे इरेगुलरिटी सामने आई है। उसके अंदर मैं यही बात कर रहा था कि प्लेयर्स की हद तक भी बात हो रही है कि जी उनको जो अलाउंस डेली दिया वो $40 उनको हर टूर पे दिया, तो हर टूर पे क्यों नहीं पैसे देने चाहिए उनको? वो अपने घर से अगर दूर गया है एक शख्स जो है हॉकी खेलने आपके लिए, आपके मुल्क के लिए, उसको 40 किया, उसको तो 100 देने चाहिए। अच्छा, अगर उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किए हो ना फंड्स किसी प्लेयर ने, मुझे उससे इतना मसले वाली बात नहीं है। ऑफिशियल्स किस चीज़ में जा रहे हैं करने के लिए? भाई ऑफिशियल जो है वो तो हॉकी फेडरेशन का हेड भी हो सकता है, इसमें सेक्रेटरी साहब का भी नाम है, इसमें कोचेस का नाम मुझे नहीं मिला, चले कोच भी हो समझ आती है, बट प्लेयर जो है उसको आपने बेस्ट पॉसिबल डाइट, फैसिलिटी, ट्रेनिंग, मेंटल स्टेटस उसका आपने इतना आला रखना है कि वो ऐसे परफॉर्म करे एज ए यूनिट कि आप जीत के आए कुछ चीज़। जीतना मकसद है ना वहाँ। यहाँ तो ये लग रहा है कि इसका मकसद है कि जी फंड पकड़ो स्पोर्ट्स बोर्ड से और जाना एक मकसद है कि छुट्टी हो जाए हमारी। ये जब तक सर मेंटालिटी नहीं चेंज होगी ना कि जी हम जीतने जा रहे हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हल हो जाए। देखिए, आप आए दिन रूमर सुनते होंगे। अगेन क्रिकेट के ऊपर नज़रें बहुत रहती हैं, इसलिए शायद उस तरह से बहुत ब्लेटेंटली गलत सिलेक्शन नहीं हो सकती, बट अदरवाइज़ आप हर स्पोर्ट में देख लें तो आपको यही खबरें मिलेंगी कि जी परफॉर्म कोई और बेहतर कर रहा था, बाहर के टूर के लिए नाम किसी और का आ गया। अच्छा, ये जो इस किस्म की भी चीज़ें होती थी कि जी जो प्लेयर हमारे बाहर जाते थे और वहाँ से मिस हो जाते थे, तो उसमें भी अमला शामिल होता था। अब यहाँ पे जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, जो लोग बोर्ड में हैं, जो लोग, अब यही अगर मुखलिस नहीं होंगे, अगर यही गलत किस्म की सिलेक्शन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो जिसको आप लेके जा रहे हैं वो आपके कंट्री के बेस्ट अवेलेबल टैलेंट नहीं है, तो यानी कि उसके तो वहाँ जाकर परफॉर्म करने के चांसेस इन द फर्स्ट प्लेस बहुत कम है। यानी कि आप तो अपने 2-3 साल के टेन्योर से आगे देख ही नहीं रहे। आपको पाकिस्तान की स्पोर्ट, पाकिस्तान के मेडल्स, पाकिस्तान के स्पोर्टिंग फ्यूचर, आप सिर्फ अपना टेन्योर देख रहे हो। तो अगर इस तरह चलेगा, अगेन अब बड़ी लंबी बहस है, जो सब पूछेंगे कि जी मतलब कहाँ से फरिश्ते लेके आए, मतलब जीन पूल यही है जिसको लगाएंगे वैसा होगा। देखिए, एक चीज़ की जा सकती है या कम से कम ट्राई की जा सकती है, वो ये है कि ये जो बूमर्स हैं इनको हटाया जाए, यंग लोगों को लेके आया जाए, इस उम्मीद पे कि शायद कोई वाकई उस स्पोर्ट को लेके पैशनेट हो। तो वो उस पैशन की वजह से वो अच्छी सिलेक्शन करे और बेलॉस करे और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ करे, पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसको फॉलो करे। बाबे क्या कर लेंगे अब, मतलब देख लिया ना सर, हमने चीज़ें देख ली और यंग लोगों को ट्राई करें। हाँ, हम ये नहीं कहते थे कि करप्शन जो है सर, कोई ऐसा मुल्क इस वक्त, कोई इदारा, कोई जगह, कोई घर नहीं मौजूद जिसमें हल्की फुल्की करप्शन नहीं होती। वो इरेडिकेट करना इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन उसके साथ रहना, एट द सेम टाइम सक्सेस अचीव करना, ये आर्ट है कि जी वो भी हो रही है लेकिन हम जीत रहे हैं, देखें वो नज़रें वैसे ही वहाँ जीत भी चली जाएंगी। इसी तरह से एक और खबर है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं सर। ये बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के अंदर सर एक ज़बरदस्त चीज़ हुई है और ये नेपोटिज्म तो है, ये नेपोटिज्म प्लस है कि सर एक घर के 3 अफराद जो ऑफिशियल्स भी हैं बना दिए गए। शोहर कोच हैं, बीवी रेफरी हैं और बेटी जो है ट्रेनिंग जज है। और मेरे ख्याल में इनके ख़ानदान से जो भी शख्स जो है, फिर मतलब एक ही ख़ानदान से इन्होंने सारा जो अमला है वो वहाँ पे तय कर लिया है।
बॉडी बिल्डिंग जो है, लोगों को लगता होगा यार पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है बॉडी बिल्डिंग से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग जो है हमारी एक बाकायदा स्पोर्ट है, और किसी को अगर ये लगता है कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट नहीं है, मेरे ख्याल में एक बहुत टफ स्पोर्ट है। आपको अपनी फिजिक को लिटरली एक पेंट ब्रश लेके चिजल करना पड़ता है टू बी अ बॉडी बिल्डर। और आपने दुनिया में कम्पीट करते हैं हमारे लोग, यहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इस पे दुनिया में तो ये एक मेल एंड फीमेल स्पोर्ट है, पाकिस्तान में तो ये मेरे दावे से कहते हो 100% एक मेल स्पोर्ट है। बट दैट बीइंग सेड, इसके अंदर भी जो हम पिछली हॉकी वाली अपनी बात कर रहे थे, यहाँ भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जी फेडरेशन बन गई, जिस चीज़ की फेडरेशन बन जाए ना, वहाँ पे इस किस्म की खबरें आपको मिलना शुरू थी। मैं तो कहता हूँ सर यहाँ पे एक पहला मुल्क ऐसा पाकिस्तान बना दे कि जी हर एथलीट जो है ना वो अकेला एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हुकूमत डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करेगी, जी आपको ये स्पॉन्सर दे दिया, आपको ये दिया, अच्छा आप 11 की टीम है, आप सारों का ये स्पॉन्सर है। ये फेडरेशन जो है ना, इसको यहाँ से हटाएं। हमारी अवाम इतने अभी मैच्योर नहीं है कि वो फेडरेशन को हैंडल कर सके। हाँ जी बिल्कुल। अब ये जाहिर है ये भी कोई फॉरेन ट्रिप होगा जिसमें ये सारी फैमिली बेसिकली गई है, तो बुनियादी बात वही है कि आपका नोहा भट्ट, आपने क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसके साथ क्या हुआ कि आपने उसको कई टूर्नामेंट्स में कम्पीट ही नहीं करने दिया। वेट लिफ्टर थे या वेट लिफ्टर थे, और क्यों नहीं करने दिया कि जी इन्होंने कोई गलत फेडरेशन या बोर्ड साइन कर लिया। दो थे। हाँ, एक तो ये कि दो क्यों है, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, वैसे तो मेरे ख्याल में 6 हो जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है। हमारी वो नहीं होती विमेन्स टीम 2 पहुंच गई थी एयरपोर्ट पे, ये भी हो चुका है, क्रिकेट की हो चुका है ये। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि आप एक बाहर टूर्नामेंट आ गया है, यहाँ पे चाहे 6 फेडरेशंस काम कर रही हैं, मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है कि अमेरिका में बॉक्सिंग की पता नहीं कितनी बेल्ट्स हैं, लेकिन जब उन्होंने अपना एक बंदा ओलंपिक्स में भेजना होता है तो वो निकाल के भेज देते हैं कि यार ये बेहतर लग रहा है, इसको भेज दो। तो इधर 6 फेडरेशंस हैं या 7 हैं, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा ये कि अगर आपको इतना प्रॉब्लम है सही गलत से, तो फिर आप इंश्योर करो कि सही वाली हो और दूसरी कोई ऑपरेट ही ना करे। वो स्पोर्ट्समैन का क्या इसमें लेना देना है कि वो ठीक में साइन अप हुआ या गलत में साइन अप हुआ। यहाँ पे लोगों के करियर तबाह कर दिए जाते हैं सिर्फ इस बाबूगिरी में कि तुम हमारे साथ हो या उसके साथ हो। तो ये सीरियस लोग ही नहीं। इसलिए देखिए सर, आप ये तो नहीं अज्यूम किया जा सकता ना कि देखें ये एक स्पोर्ट्समैन के ना पीछे टीम होती है। आप दुनिया में आला तरीन दर्जे के टेनिस प्लेयर ले जाएं, आपके ख्याल में जब उन्होंने विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और बाकी दीगर इवेंट्स के अंदर एंट्री देनी होती है, वो खुद बैठ के अपनी स्टडी टेबल पे या अपने रैकेट के ऊपर बैठ के फॉर्म भरते हैं। एक टीम होती है पीछे। अब नोआ भट्ट का आपने जिक्र किया, ऐसा तो नहीं है वो लड़का जो है वो 300 किलो जिम के अंदर जो है ट्रेन कर रहा है, 200-250 किलो जो है पीछे से बंदा आ रहा है, सर साइन जरा कर दो तुसी, आपने किधर जाना है, कौन सी फेडरेशन में। ये इरेलेवेंट चीज़ें। एक तो देखिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमें थोड़ी तनकीद करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर ने अपना हिस्सा नहीं डाला इसके अंदर, आज दिन तक नहीं डाला, और मैं उनको भी ब्लेम करता हूं, बट वो आधा ब्लेम है क्योंकि हुकूमत ने उनको किसी किस्म की कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया प्राइवेट सेक्टर को। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ब्रांड हो, बिस्किट बेचता हो, वो पीछे लग जाए किसी एथलीट के जी कि ये हमारा है, इसको हम सब कुछ करेंगे, वहां से फेडरेशन भागती आ जाए कि जी हमें पैसे दिए बगैर, हमारे एनओसी के बगैर आप भेज नहीं सकते। वो प्राइवेट सेक्टर क्यों आएगा? इसलिए मैं आधा ब्लेम देता हूँ और 150% ब्लेम देता हूँ फिर, क्योंकि आधा उनका भी तो कहीं डालना है ना, वो मैं देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को। आपके पास कितने ओलंपिक्स, कितने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या कुछ जो है, अगर आप जहन में सोचें, शायद इसी पेटी पॉलिटिक्स और करप्शन टैक्टिक्स में ज़ाया हो गए हैं ऐसे ऐसे लोग जो अपनी प्राइम के अंदर अपने घर में बैठ के करियाने का स्टोर खोल के बैठे। कितने होंगे ऐसे, हमारे दिन ये खबर सुनते हैं। देखिए इसमें एक और मैं आपको मिसाल दूं कि अभी हमारा एक नया बच्चा जेवलिन थ्रो उसने की है और वो ब्रॉन्ज लेके आया है एशियन थ्रोइंग कंपटीशन में। बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप एक तरफ आपको लगेगा कि जी आपका एक बंदा ओलंपिक में गोल्ड जीता, तो आपने साथ ही देखा कि एक नई एंट्री हुई, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब मैं ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ उसको, बच्चे को ज़रा आप देखें, वो बिल्कुल नीरज चोपड़ा की तरह बाल बनाता है, वो बिल्कुल उसकी तरह बैंड पहनता है। क्यों? क्योंकि उसको नीरज चोपड़ा नजर आता है, उसको अरशद नदीम टीवी पे नजर ही नहीं आता। वो नीरज चोपड़ा का लाइफस्टाइल देखता है, उसको अरशद का लाइफस्टाइल देख के वो अट्रैक्ट ही नहीं होता। सो अगेन हमने, क्योंकि हम अपने लोगों को स्टार ही नहीं बनाते, सेलिब्रेट नहीं करते। आप अगेन आपके ग्रेट ऑफ द ग्रेट है ना क्रिकेटिंग में भी,
जावेद मियाँदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान से लेके हर एक, उन्होंने उनके साथ उनके कान में कुछ शख्स था जिसने कहा अब आप ये कर लें, अब ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और उस लिहाज से वो स्टार। आप तमाम क्रिकेटर्स के बारे में तो नहीं कह सकते वो सारे स्टार्स हैं या स्टारे ग्रेट्स हैं, क्रिकेट उन्होंने बहुत अच्छी खेली हो। ये मैनेजमेंट होती है, ये एक इंडस्ट्री है पूरी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। अरशद नदीम की बात अब मैं आज ये वसूख से कह सकता हूँ कि अरशद नदीम पोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल, उसके पास मैनेजमेंट बुरी थी क्योंकि यहाँ किसी को आती नहीं करनी। अरशद नदीम इस वक्त इंजर्ड जो हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं यूके, मेरे ख्याल में वापस आ गए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अरशद नदीम के बारे में सर आप खबरें सुन लें पिछले कुछ महीनों में, वो ये थी कि मुझे पैसे नहीं मिले जो मुझे थे, वो कुछ इवेंट्स में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, वो रिकवरियां करता है, रिकवरी करते हैं। अफसोसनाक बात है क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक डिग्री वाला काम है। यहाँ पे आप किसी से पूछो तो वो कहता है मैं MBA कर रहा हूँ या मैं BCS कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कोई तीसरी चीज ही नहीं आई आज तक। ये है करने वाले काम, ये है जिनकी डर्थ है इस वक्त। एग्जैक्टली। और आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे आप पैदा को ऐसा शख्स जो कि आप कहेंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, नहीं कर पाएंगे। पर अच्छा ये हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।